ये करीब 1 साल पुरानी बात है। भारतीय सेना को एक सूचना मिलती है कि कश्मीर के अंदर घुसपैठ हुआ है और वहां पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी यहां पर घुस आए हैं। जैसे ही ये सूचना मिलती है उसके बाद भारतीय सेना सतर्क हो जाती है और सर्च अभियान शुरू कर देती है। सर्च अभियान के दौरान ही आतंकवादियों से मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा जाता है। जैसे ही एक आतंकवादी मारा जाता है और जब उसके पास मिले सामान को सर्च किया जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है, तो उसमें एक डायरी मिल जाती है और डायरी के अंदर थे कई तस्वीरें, कई फोटो। फिर उन फोटो की जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। ऐसा पता चलता है कि उसके अंदर 2 तो कश्मीरी होते हैं और बाकी लोग की जो फोटो होती है, दिखाई देती है, वो सारे के सारे पाकिस्तानी होते हैं। अब हमारी सेना ये पता करने में लग जाती है कि ये जो 2 कश्मीरी इसमें दिख रहे हैं, ये आखिरकार है कौन। तो फिर पता लगाया जाता है और पता लगाने के बाद नाम सामने आता है, जिसका नाम आसिफ शेख होता है और एक का नाम होता है आदिल। अब इन्हें सेना तलाश करना शुरू कर देती है। तभी 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के अंदर ये आतंकवादी हमला जो अभी हुआ है वो हो जाता है और इस हमले में हिंदू पुरुष को टारगेट बना के मारते हैं और बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। इस घटना से ये साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमान को छोड़ रहे थे और हिंदू को जानबूझ के मार रहे थे ताकि इन दोनों में आपस में यहाँ पे झगड़ा हो जाए, झमेला हो जाए। इस घटना से पूरे देश भर में बवाल मच जाता है। हर कोई इस घटना को लेकर दुख भी व्यक्त करने लगता है। आज की कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये हमला क्यों हुआ और इस हमले से किसको फायदा होने वाला था और कौन कौन इस हमले के पीछे थे। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक ब्लॉक लगता है जिसका नाम है बिजबेहरा। इसी का एक गांव लगता है जिसका नाम है गुड़ी। गुड़ी का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आदिल हुसैन थोकर होता है। इसी का एक छोटा भाई होता है, साथ ही 2 बहनें होती हैं, माँ और बाप होते हैं। उसकी जिंदगी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रही थी, लेकिन अचानक ये साल 2018 की बात है, ये अपने घर से लापता हो जाता है। गायब होने के बाद जब घर वाले इसकी तलाश करते हैं तो पता चलता है कि ये पाकिस्तान चला गया है आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए। अब घर वालों को कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या मर गया है। अब इधर भारतीय सेना ने मामले की जांच पड़ताल करना शुरू की तो पता चलता है कि अनंतनाग के गांव की एक बेसन घाटी है। उस घाटी में 22 अप्रैल 2025 की दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास 5 आतंकवादी ने आधुनिक हथियारों के साथ गोली चलाना शुरू कर दिया और वे चुन चुनकर ऐसे लोगों को मार रहे थे जो हिंदू थे। जो मुसलमान थे उन्हें छोड़ रहे थे, जो कलमा सुना रहे थे उन्हें छोड़ रहे थे और ये टारगेट कर करके हिंदुओं को मार रहे थे। इन्होंने यहाँ पर लगभग 28 लोगों को मारा और साथ ही 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से यहाँ पर घायल भी हो जाते हैं। इस घटना के बाद पूरे देश भर में बवाल मच जाता है। हर कोई इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करने लगते हैं। इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया आने लगती है और कड़े कड़े सवालों के इस बीच जो चर्चा है वो भी शुरू हो जाती है। अब चाहे भारतीय सेना हो या फिर यहाँ की एजेंसियां हो, इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो 2018 में जो सेना को जांच पड़ताल में एक डायरी मिली थी, उसमें जो तस्वीर मिली थी उसमें से एक तस्वीर ऐसी मिलती है जिसने अभी अभी 22 अप्रैल 2025 को हुए इस वारदात को अंजाम दिया था। ये वही अनंतनाग जिले के गांव गुड़ी का रहने वाला जिसका नाम आदिल हुसैन थोकर होता है, ये वही था जो अपने घर से पाकिस्तान चला गया था आतंकवादी की ट्रेनिंग लेने के लिए। अब पुलिस प्रशासन और जो एजेंसियां होती हैं जांच पड़ताल करनी शुरू करती है। आखिरकार आदिल हुसैन थोकर के घर पर छापेमारी की जाती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस घर में जब सर्च अभियान चल रहा था तो इस दौरान यहां पर एक ब्लास्ट भी होता है, क्योंकि घर में बम रखा हुआ था पहले से ही। और ब्लास्ट होने के बाद जो उनका घर था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। फिर जब मीडिया वालों ने इसकी बहन यास्मीना से जानकारी जुटाने की कोशिश की तो उसने कहा कि उसका एक भाई तो जेल के अंदर है और एक आतंकवादी बन चुका है। वो कहाँ है, जिंदा भी है या मर गया है, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। साल 2018 में ही वो घर से लापता हो गया था, लेकिन उसके फोटोग्राफ देखने के बाद ही ये पता चल पाया कि वो आतंकवाद बन गया है। पुलिस उसकी बहनें, उसकी माँ और बाप को पकड़ के ले जाती है और उससे पूछताछ भी यहाँ पर कर रही है। अब दूसरी तरफ जांच पड़ताल तो चल ही रहा था,
उस जांच पड़ताल में ये पता चलता है कि जिला पुलवामा का एक इलाका है मोघामा और वहां का रहने वाला एक व्यक्ति होता है आसिफ शेख। इसके बारे में भी यही पता चलता है कि ये भी आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गया था। लगभग 1 साल पहले भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी के डायरी से जो तस्वीर मिली थी उसमें एक इसका भी जिक्र किया गया था, इसकी भी तस्वीर वहां पर मिली थी। अब आसिफ शेख की भी तलाशी यहाँ पे शुरू की जाती है। जो घर के परिवार के लोग थे वो तो अपने घर पे वहां पे उस वक्त मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी तरीके से बुलडोजर चला के उसके घर को तहस नहस कर देते हैं और इसके बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट क्या है। 22 अप्रैल को फलगाम में जो 5 लोगों ने यहाँ पे हमला किया था उन 5 में से 2 आतंकवादी कश्मीर के ही थे और इन 2 आतंकवादियों में एक होता है आसिफ शेख और दूसरा होता है आदिल हुसैन। अभी ये मिले तो नहीं है लेकिन इनकी तलाश जारी है। इधर पाकिस्तान कहता है कि इस हमले में हमारा हाथ नहीं है, जबकि वहां से ही 3 आतंकवादी जो थे वो आए हुए थे और जो 2 थे वो यहाँ के लोकल थे, वो उनके साथ शामिल होकर आतंकवाद के इस काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तान की एक लश्कर तैयबा का एक संगठन है जिसका नाम है TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसी संगठन ने इस वारदात की जिम्मेदारी भी ली है। अब इधर पाकिस्तान चीख चीख के कह रहा है कि हमारा तो कोई हाथ ही नहीं है इसमें, लेकिन अगर हाथ नहीं है तो भारत का वाकई सचमुच साथ देना चाहते हैं तो जो TRF के लोग हैं, जो संगठन है, उन्हें भारत के हवाले कर दे, बाकी का काम भारत अपने आप ही कर लेगा। TRF की जिम्मेदारी लेने के बाद भी पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। पाकिस्तान के साथ ऐसी पहली बार नहीं है, वो लश्कर तैयबा को बचाने की कोशिश हमेशा से ही करता आया है और इसको ISI का भी समर्थन पूरी तरीके से मिलता रहा है और सरकार का समर्थन तो है ही। जो TRF है वो लश्कर तैयबा का ही एक उपज है, एक बीज है जो भारत में आतंकी फैलाने के लिए, भारत में लोगों को डराने धमकाने के लिए कोशिश कर रहा है। अब इस मामले की जांच पड़ताल यहाँ पे होती है कि आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, पाकिस्तान ये हमला कराने के लिए क्यों दिलचस्पी ले सकता है। जब इसके बारे में सर्च किया गया, जानकारी जुटाने की कोशिश की गई तो पता चलता है कि जब से ये आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से कश्मीर के अंदर एक तरह से शांति हो गई है और साल 2024 में जहां पर विधानसभा चुनाव हुआ था पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हुआ था। यहाँ कोई बवाल नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ, हालत धीरे धीरे यहाँ पे ठीक होने लगे हैं। जो युवा है वो पढ़ाई में ध्यान देने लगे हैं, पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं तो उनका कारोबार भी आगे बढ़ रहा है। इस तरीके से सभी यहाँ पे तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब जब इस तरीके की यहाँ पर शांति होगी, यहाँ पे तरक्की होगी तो बाहर से दूर दराज के लोग यहाँ कश्मीर की अलग अलग वादियों को देखने के लिए आएंगे, चाहे वो सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, दूर पथरी हो, इस तरह की जगह को देखने के लिए वो आएंगे और जब लोग आएंगे तो यहाँ इनकम बढ़ेगी, पैसा आएगा। लेकिन पाकिस्तान को ये बात चुभनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वहां के लोग के जेब में पैसा होगा तो लोग भूखे नहीं होंगे और भूखे नहीं होंगे तो उनके मन में कोई खुरापती बात डालने की कोई कोशिश नहीं कर पाएगा। इसलिए पाकिस्तान परेशान हो जाता है और वो इस रणनीति को फेल करने के लिए तमाम कोशिशें करनी शुरू कर देता है। इसलिए ही ये पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला कराने के लिए कोई थोड़ी बहुत नहीं, पूरी दिलचस्पी ली। वैसे देखा जाए तो जिन आतंकवादियों को ये पाकिस्तान पालता है वो उनको भी नहीं बख्शता, फिर भी इनका दिमाग घुटनों में ही रहता है और ये समझते नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों की ही बात है, बलूच में पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है और ट्रेन हाईजैक करने के बाद बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। साल 2023 में 30 जनवरी की बात है, मस्जिद में एक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट पेशावर में हुआ था। लगभग 84 लोग यहाँ पर मारे गए थे। फिर 17 फरवरी 2023 की ये बात है, कराची में आत्मघाती हमला होता है, गोलाबारी होती है और उसमें 4 लोग मारे जाते हैं। फिर 6 मार्च 2023 को कच्ची में 9 लोग मारे जाते हैं। 30 जुलाई 2023 को हार बाजोर में एक आत्मघाती हमला होता है जिसमें 63 लोग मारे जाते हैं। 19 अगस्त 2023 को उत्तरी पाकिस्तान में एक बम विस्फोट होता है, वहां 11 लोग मारे जाते हैं। फिर 30 जनवरी 2024 की बात है, ये बम विस्फोट सीबी और मुस्तंग में होता है जिसमें 60 लोग मारे जाते हैं। इस तरह की और न जाने कितने सारे विस्फोट हुए हैं जिसमें मासूम बूढ़े से लेकर बच्चे तक बेवजह ही मारे जाते हैं, फिर भी इनका दिमाग नहीं खुलता। फिर 11 मार्च 2025 को सीबी में हुआ था आत्मघाती हमला जिसमें 26 लोग मारे गए थे। 28 फरवरी 2025 को नौशेरा में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 7 लोग मारे जाते हैं। 9 नवंबर 2024 को कोटा में आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 62 लोग मारे जाते हैं।
इस तरीके के अंदरूनी मामले में पाकिस्तान के अंदर ही आए दिन बम विस्फोट होते रहते हैं। अब यहाँ महंगाई बेहिसाब बढ़ रही है, कर्ज बेहिसाब बढ़ रहा है, देश बर्बादी की कगार पर है। अब ऐसी हालत में पाकिस्तान अपनी नैया की छेद को ठीक करने की बजाय दूसरों को परेशान करने में लगा हुआ है। 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें कॉन्फ्रेंस में मिलिट्री के चीफ होते हैं जिसका नाम असीम मुनीर होता है। और असीम मुनीर ने बातचीत करते हुए इतना भड़काऊ भाषण दिया था कि इसमें कहा था कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है, अगर कोई इंसान गले की नस दबाए तो वो मर जाएगा, इसलिए कश्मीर उनका है और उनका ही रहेगा। इस तरीके की बातें उन्हें बोलना शुरू कर दिया और भाषण देनी शुरू कर दी, ताकि हिंदू और मुसलमान भाई एक ना हो और दोनों में आपस में झगड़ा होने लगे और ये दोनों भाई मिलके एक साथ ना रहे। यही इन लोग का मकसद है। ये सब करने के पीछे की वजह भी एक ही है, जो कि कश्मीर में शांति वापस से ना आए। टूरिज्म का वहां बढ़ावा मिल रहा है, टूरिज्म से वहां अरबों खरबों का वहां पर जो कारोबार है वो अब चल रहा है। टूरिज्म अगर बढ़ने की हम लोग बात करें तो 2024 का जो आंकड़ा कहता है 2.5 करोड़ के आसपास के लोग यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों से, विदेशों से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पे आएंगे तो पैसा खर्च करेंगे, होटल में रुकेंगे, खाना खाएंगे और इसी तरीके से वहाँ के लोगों का कारोबार बढ़ेगा। जब कारोबार बढ़ेगा तो इनकी इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो उस प्रदेश की स्थिति यानी कि कश्मीर की स्थिति बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन कश्मीर के लोगों की ये सब तरक्की देखकर पाकिस्तान यहाँ आग बबूला हो रहा है और इसी तरीके की गतिविधियों को अंजाम देने का वो कोशिश कर रहा है, ताकि लोग वहां ना जाए और कश्मीर की तरक्की ना हो। और वहां की जब तरक्की नहीं होगी, लोगों को रोटी के लिए वहां पे तरसना पड़ेगा, तो ये कुछ पैसे देकर वहां के लोगों को आतंकवाद बनाएंगे और वहां पे इस तरह की गतिविधि को अंजाम देंगे। लेकिन मेरा यहाँ पे साफ साफ अनुरोध है कश्मीरी भाइयों से कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप लोग को थोड़ी बहुत कुछ भी पता है तो जरूर हमारी सेना की यहाँ पे मदद करें, इससे आप ही सुरक्षित रहेंगे और आपका कश्मीर जो है, जो हमारा कश्मीर है, ये फलेगा फूलेगा, चारों तरफ से लोग आएंगे, अरबों खरबों का कारोबार होगा, तो आपकी ही यहाँ पर तरक्की होगी। और यही सब जो है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है होने देना। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।